हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिया पीसीएस क्लासेस। फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं फिजिक्स की, जिसका मैंने पार्ट 1 अपने फर्स्ट वीडियो में कवर किया था। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 2 की, जिसमें हम बचे हुए चैप्टर्स को भी देखने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गुरुत्व के अधीन गति आज का हमारा चैप्टर है। वह वैज्ञानिक जिसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। तो किसने कब बता दिया था? ब्रह्मगुप्त ने ऐसा बताया था। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था आइजैक न्यूटन ने। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के जो सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन है, ये किसने किया था? तो ये किया था न्यूटन ने। ठीक है, इन्होंने सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किया था। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वहाँ गुरुत्व नहीं होता है, इसलिए वो निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है, तो वह अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। ठीक है, अगर हम सेब को अंतरिक्ष से छोड़ेंगे तो जो सेब है वो अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा। पीसा की जो झुकी हुई मीनार है वह गिर नहीं जाती है। क्यों नहीं गिरती है? क्योंकि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइनें हैं जो, ठीक है, वो जो रेखाएं हैं वो तल के अंदर रहती हैं। इसलिए यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती है, तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह अब जितना है उसका चौथा भाग होगा। ठीक है, अब जितना है उसका चौथा भाग होगा। नेक्स्ट है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है अपरिवर्तित। ठीक है, जब हम कोई भी वस्तु ऊपर से गिराते हैं तो उसका जो भार होता है अपरिवर्तित, यानी परिवर्तित नहीं होता है। लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, तो टुकड़ा जो है वो सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा। कहने का मतलब है, यदि आप लकड़ी, लोहे व मोम के एक समान के आकार के टुकड़ों को एक समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराएंगे, तो सर्वप्रथम कौन सी वस्तु है जो पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचेगी? तो ये देखिए, आप सभी चीज़ें जितनी भी हैं, आप जितनी भी ऊंचाई से गिराएंगी तो ये सारी चीज़ें जो हैं सभी साथ साथ पहुंचेंगी पृथ्वी पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर लकड़ी की जो गेंद है वो बाद में गिरेगी। लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी और जो लोहे की है वो पहले गिर जाएगी। ठीक है, तो लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। दो गेंदें हैं ए तथा बी, क्रमशः 10 किलोग्राम तथा 1 किलोग्राम की हैं। उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है, तो भूमि पर दोनों गेंदें ए और बी साथ साथ पहुंचेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण वाला। चंद्रमा पर मानव का वजन जो है पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है, तो यहाँ पे कथन सही है परंतु कारण गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड का भार ध्रुव पर सर्वाधिक होता है। ठीक है, होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। मानव शरीर का भार होता है ध्रुवों पर अधिकतम। मानव शरीर का जो भार होता है वो ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। वायु, जल, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में से एक पिंड का अधिकतम भार जिसमें होगा वह है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन जो है इसका अधिकतम भार होगा। गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण के मामले में समय t में विस्थापन d का विवरण प्रदर्शित करने वाला जो रेखा चित्र है वो है ये। आप देख, तो ये है।
इसी प्रकार ये भी क्वेश्चन है, इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है, तो 3 सेकेंड के बाद उसका वेग कितना हो जाएगा? तो 29.4 मीटर प्रति सेकेंड सेकेंड, ठीक है, उसका वेग हो जाएगा। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% से कम हो जाए, तब पृथ्वी के तल पर ग्रेविटी का जो मान होगा वो क्या होगा? 2% बढ़ जाएगा। विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण होगा, तो ये होगा लेस देन 980 सेंटीमीटर प्रति स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, गुरुत्वजनित जो त्वरण है उसका ग्रेविटी ई बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगर चंद्रमा पर गुरुत्वजनित त्वरण जो है वो ग्रेविटी ई इज इक्वल टू प्रति 6 है, तो जो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा? तो ये होगा 100 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति पर। भारहीनता किस पर होती है? गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति पर। पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किमी प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति शून्य होती है, इसलिए हम इसकी गति को अनुभव नहीं करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो वस्तु का जो भार है वह शून्य हो जाएगा, परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है और यह अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किए जा सकते हैं, किसके द्वारा? तो डॉपलर प्रभाव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा क्यों करता है? ठीक है, ऐसा करता है तो वो ऐसा केंद्राभिमुखी बल या अभिकेंद्र बल के कारण करता है। प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। चारों में से सबसे प्रबल जो है वो है प्रबल नाभिकीय बल। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार अधिक कब मालूम पड़ेगा? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही होगी तभी व्यक्ति को अपना भार मालूम पड़ेगा। लोलक की जो कला विधि है उसकी लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लोलक घड़ियां हैं गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है और इस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगा? तो कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक सामान्य दोलक का दोलन चल रहा है, ऐसे में जब गोला माध्य स्थान से गुजरता है तो त्वरण क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। हर आवर्तन में जो गोलक है 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। थर्ड नंबर है, दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है तो इसके गति और त्वरण दोनों शून्य हो जाते हैं। तो और फोर्थ नंबर है, सामान्य दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता जाता है। ठीक है, तो इनमें से बोल रहा है कौन सा वाक्य यहाँ पे सही होगा? तो आपका पहला, दूसरा और चौथा सही होगा। थर्ड नंबर यहाँ पे सही नहीं होगा। ठीक है, तो बात करते हैं आगे। देखिए,
पेडुलम जो घड़ियाँ होती हैं तीव्र गति से चल सकती हैं, तो ये शीतकाल में तीव्र गति से चल सकती हैं। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होगा, तो ये है 11.2 किमी प्रति सेकंड। ठीक है, ये पृथ्वी का पलायन वेग है। अगर किसी वस्तु को 8 किमी प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण है। इस पर गैस अणुओं का जो पलायन वेग है वह उसके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थूल पदार्थों के गुण। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है स्थूल पदार्थों के गुण। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्षा की जो बूंद होती है, कभी आपने देखा होगा कि जो वर्षा की बूंदें होती हैं वो गोलाकार की होती हैं, तो उनकी जो आकृति होती है वो किस कारण होती है, तो वो पृष्ठ तनाव के कारण उनकी आकृति गोलाकार हो जाती है। ठीक है, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की जो प्रवृत्ति है, इसका क्या कारण होगा, तो ये है पृष्ठ तनाव ही इसका एक कारण है। जो द्रव की जो बूंद है वो संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति रखती है। नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है घर्षण। ठीक है, घर्षण होता है। तेल जल के तल पर फैल जाता है। क्यों फैल जाता है, क्योंकि तेल का जो पृष्ठ तनाव होता है वो पानी से कम होता है, इसलिए जो तेल होता है वो जल के तल पर फैल जाता है। मिट्टी का जो तेल होता है वो पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। ठीक है, पानी के जो घनत्व से कम होता है किसका, मिट्टी का तेल का, इसलिए वो पानी के ऊपर दिखने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले के अंदर का जो दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ठीक है, साबुन का जो बुलबुला होता है उसके अंदर जो दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या होगा, तो छोटा बुलबुला जो होता है, छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। यानी कि जब हम दो बुलबुलों को आपस में, जैसे मान लीजिए एक छोटा बुलबुला है दूसरा बड़ा बुलबुला है, ठीक है, इनको नली द्वारा जब आपस में मिलाएंगे तो ये बुलबुला आपस में मिलकर एक बड़ा बुलबुला बन जाएगा। इसी प्रकार हम नली के माध्यम से जब दो बुलबुलों को आपस में संपर्क मिलाएंगे तो छोटा बुलबुला और छोटा बड़ा दोनों और भी बड़ा हो जाएगा। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है, जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो बुलबुले की त्रिज्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही पदार्थ से बने 4 तार जिनकी विमाएं दी गई हैं अलग अलग बार एक ही बार में खींचे जाते हैं तो अधिकतम जो दैर्घ्य वृद्धि होती है वो क्या होगी। जिस तार की लंबाई अधिक एवं व्यास कम होगा उसका जो दैर्घ्य वृद्धि है वो लंबाई के समानुपाती और व्यास के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि केशिकत्व की परिघटना नहीं होती तो क्या होता, केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता, कोई मृदु पेय का उपयोग करने के लिए स्ट्रॉ का प्रयोग नहीं कर पाता, स्याही शोक पत्र काम करने में विफल हो जाता, बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते। तो केशिकत्व की जो परिघटना है उसमें अगर ये नहीं होती तो क्या होता। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला वाक्य सही है, तीसरा और चौथा सही है, जबकि दूसरा गलत होगा। ठीक है, कोई मृदु पेय का उपयोग करने के लिए स्ट्रॉ का उपयोग नहीं कर पाता, तो ये केशिकत्व से संबंधित नहीं है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है। पौधों की जड़ों से जल के इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ने के लिए इसके लिए केशिकत्व के अतिरिक्त प्रस्वेदन
ससंजन आदि भी उत्तरदायी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बत्ती वाले जो स्टोव होते हैं उसमें केरोसिन की बत्ती में ऊपर चढ़ने का जो कारण होता है वो क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव ही होता है। एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई पर चढ़ता है, तो इसका क्या कारण होता है? तो इसका कारण है तरल का जो पृष्ठ तनाव होता है वो जल की अपेक्षा ज़्यादा होता है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, कोई भी बुलबुला है जो झील की तली से उठकर ऊपर आता है तो उसका जो आकार है वो आते आते ही बढ़ जाएगा। ताप बढ़ने के साथ द्रव की जो सयनता है वो घटती है। जब ताप बढ़ेगा तो उस द्रव की सयनता क्या होगा? जल, वायु, खून और अल्कोहल, ठीक है, गैसोलीन और शहद, इनमें से सबसे ज़्यादा जो सयनता होती है जिसमें वो होता है शहद में सबसे ज़्यादा सयनता होती है। हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, इसका क्या कारण है? तो वायु दाब में कमी हो जाती है, इसके कारण पेन से स्याही निकलने लगती है यात्रा करते समय हवाई जहाज़ से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का जो सिद्धांत होता है वो किस पर आधारित होता है? तो ये पास्कल के नियम पर आधारित होता है। मोबाइल तथा ऑटोमोबाइल ने भारतीयों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के सामाजिक जीवन में क्रांति ला दी है। तो लोगों के आवागमन तथा लोगों के जुड़ाव के जो संबंध होते हैं उसमें, ठीक है, तो ये मोबाइल एवं ऑटोमोबाइल ने भारतीयों पर, विशेष रूप से जो ग्रामीण क्षेत्रों के हैं उन पर, उनके जो सामाजिक जीवन है उसमें क्रांति ला दी है, लोगों के आवागमन तथा लोगों के जुड़ाव के संबंध में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से जो मौसम दशा इंगित होती है, मान लीजिए बैरोमीटर है वो अचानक से उसमें गिरावट आ जाती है तो मौसम कैसा हो जाएगा? तूफ़ानी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे एक चित्र दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ भी बोल रहा है नीचे दिए हुए 4 छिद्रों वाले एक फव्वारे के चित्र पर ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले आप इसको देख लीजिए, चित्र को देख लिया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फव्वारे के जिस छेद से पानी अधिकतम दूरी पर फेंका जाएगा तो वह कौन सा होगा? ठीक है, तो छिद्र नंबर 1 जो है ये सीधा पानी फेंकेगा सबसे ज़्यादा, इसलिए छिद्र नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा, छिद्र नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद है एस्फाल्ट। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा एस्फाल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कड़े जाड़े में झील की जो सतह होती है वो हिम शीतित हो जाती है किंतु उसके जो तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है, ऐसा क्यों होता है? इसका कारण बताइए। देखिए, जल की जो सघनता होती है उसका जो घनत्व होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है। ठीक है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है, इसलिए जो उसका ऊपरी होता है, झील की जो ऊपरी सतह होती है उसमें बर्फ़ जम जाती है लेकिन नीचे बर्फ़ नहीं जमती है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ़ में बदल जाता है, फिर भी जो वहाँ पे जो जलीय जंतु होते हैं वो जीवित रहते हैं। क्यों? देखिए, जो पानी होता है उसका घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है और इससे बर्फ़ की जो ऊपरी सतह है के नीचे पानी रहता है, इसलिए जो जलीय जीव होते हैं वो जीवित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ़ जमी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती हैं क्योंकि झील की जो तली होती है इस पर जल नहीं जम पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा घनत्व। नेक्स्ट है, पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जल का अधिकतम घनत्व होता है 277 केल्विन पर। कथन और कारण देख लीजिए मेरा क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है, तो लोहे का जो आपेक्षिक घनत्व है ये पारद के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है, इसलिए
एक कथन यहाँ पे सही है परंतु कारण गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की कील पारे पर तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है क्योंकि लोहे का जो घनत्व है पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है। एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पे तैरता रहता है। क्यों? क्योंकि जो सुई होती है इसका आपेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है, इसलिए जहाज नहीं डूबता है, उस जो एक सुई होती है वो डूब जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है? ठीक है, तो ये पृष्ठ तनाव के कारण जो है वो लोहे की सुई पानी में तैरती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो आपने महसूस किया होगा कि बाल्टी जो होती है पानी की सतह से ऊपर अधिक भारी हो जाती है। ठीक है, एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है तो इसका जो जल में भार होगा वो 0 होगा। ठीक है, जल में इसका भार 0 होगा, लेकिन जब उसे बाहर निकालेंगे तो उसका भार उतना ही होगा जितना आपने उसमें जल भरा है। मथने के पश्चात जो क्रीम होती है वो दूध से पृथक हो जाती है, तो किसके कारण? तो अपकेंद्री बल के कारण। अपकेंद्री बल के कारण जो होती है वो क्रीम अलग हो जाती है दूध से। बादलों के वायुमंडल में तैरने का क्या कारण हो सकता है? तो उसका जो घनत्व है वो कम घनत्व के कारण बादल तैरते हैं आसमान में। वह तत्व जो सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था तो ये था टेक्नीशियम। टेक्नीशियम जो है सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था। समुद्र में प्लवन करते हुए कुछ आइसबर्ग हैं जिनका भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है। वह कितना भाग इनका समुद्र की सतह से ऊपर होता है? तो 1/9। ठीक है, 1/9। पानी के एक गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी का जो स्तर होता है वो कितना रहेगा? मान लीजिए आपने एक गिलास पानी लिया, उसमें कुछ बर्फ़ के टुकड़े डाल दिए, तो आप सोचेंगे कि जब बर्फ़ पिघलेगी तो उसका पानी और बढ़ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी का स्तर उतना ही रहता है जितना पहले था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के 4 डिग्री से सेंटीग्रेड पर शरीर तैरता है जबकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो हो जाए तो क्या हो जाता है? शरीर डूब जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्र का जो जल होता है वो नमकीन होता है जिससे उसका घनत्व अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। सागर के जल का जो घनत्व है वो नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। तो यहाँ पे ए आर दोनों सही और इसकी व्याख्या भी सही है। स्थित विज्ञान संबंधित है, तो ये विश्राम की स्थिति से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है प्रकाश। 320 से 400 nm, 200 से 280 nm और 280 से 320 nm और 400 से 600 nm में से वह विकिरण जिसमें ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी, तो ऊर्जा 200 से 280 nm में सबसे ज़्यादा होगी, सर्वाधिक क्वांटम में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर विकिरण दिखता है लगभग 400 से 700 nm पारास में। दृश्य जो होता है प्रकाश का दैर्घ्यमान प्रसार होता है 390 से 780 nm के बीच। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा है लगभग 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम तक। मानव आँख दृश्य प्रकाश के जिस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है वह है 5500 एंगस्ट्रॉम के। प्रकाश विकिरणों की जो प्रकृति होती है वह तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य है वो बहुत छोटा होता है, इसलिए प्रकाश सीधी गति से चलता हुआ प्रतीत होता है। कॉस्मिक किरण प्रकाश इलेक्ट्रॉन तथा पराध्वनिक तरंग में वह जिसका वेग अधिकतम होगा।
ठीक है, तो प्रकाश का जो तरंग होगा वेग सबसे अधिकतम होगा। प्रकाश ध्वनि आकाशीय पिंडों एवं रॉकेट में से किसका वेग अधिकतम होता है? तो प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। प्रकाश का शून्यावकाश निर्वात में वेग अनुमानता है तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड सेकेंड। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है तो प्रकाश का जो वेग है अधिकतम होगा निर्वात में यानी अंधेरे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है प्रकाशिक घनत्व पर। ठीक है, नेक्स्ट है, कांच निर्वात जल एवं वायु में से प्रकाश की जो गति न्यूनतम होगी, कांच के बीच में से जाते हुए प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ये 8.3 मिनट यानी टोटल 499 सेकेंड लगते हैं। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे हैं तरंग दैर्घ्य और वेग। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपरिवर्तित रहती है उसकी आवृत्ति। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अविलंब से दूर हट जाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण द्वारा। प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली जो गैस है वह है नियान। एक कटा हुआ जो हीरा होता है वो जगमगाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का जो आधारभूत कारण है वह क्या है? उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारण और कथन। हीरा अपने ही आकार के अनुकारी कांच से अधिक झिलमिलाता है और हीरे का जो अपवर्तनांक होता है कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। तो ए सही है परंतु आर गलत है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक है, इसका नाम है होलोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना कहलाता है रोस्टर स्कैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती हैं सभी पारदर्शी माध्यम के। ध्वनि के पुनरुत्पाद के लिए एक सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है लेसर बीम के कारण। जब एक सीडी ऑडियो एवं वीडियो प्रणालियों में प्रयुक्त होने वाली कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग इसका दिखाई पड़ता है। तो इसके व्याख्या की जा सकती है परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के आधार पर। ठीक है, परावर्तन और विवर्तन की परिघटना के आधार पर की जा सकती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दीर्घ तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन लघु तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश से कहीं अधिक होता है। नंबर 1। नंबर 2 कह रहा है दृश्य प्रकाश की गति निर्यात में गति का 0.95 गुना होता है। रेडियो तरंगें द्रुतगामी दोलायमान व द्रुत धाराओं से उत्पन्न होती है। अतिचालन वायनों का पता लगाने के लिए पुलिस डॉपलर के परावर्तित लघु जो रेडियो होती है तरंग होती है उनके प्रभाव का उपयोग करती हैं। तो यहाँ पे आपका तीसरा और चौथा नंबर ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चलचित्र में पूरी फिल्म के एक सिरे से दूसरे सिरे तक समानता 24 फ्रेम प्रति सेकंड प्रक्षेपित किए जाते हैं। आँख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब उद्दीपन हटाने के बाद 0.1 सेकंड तक बना रहता है। तो यहाँ पे ए सही है परंतु आर गलत है। दूरदर्शन के संकेत तक एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की सतह जो है वो वक्राकार है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदर्शन प्रसारण में सब तरंगों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है आवृत्ति मॉडुलन। दृष्टिपटल यानी रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा व उल्टा होता है। जो अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बनाया जाता है तो वह होता है उल्टा तथा वास्तविक। एक आँख की अपेक्षा 2 आँख का होना अधिक उपयुक्त है। क्यों? क्योंकि इस कारण से दूरी व गहराई का एहसास होता है, इसलिए 2 आँख का होना उपयुक्त है, अधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन है मनुष्य का कान 1000 हर्ट्ज पर सबसे अधिक सुग्राही होता है। सुनने की जो दृढ़ता होती है 1/10 सेकेंड होती है और दृष्टि की जो दृढ़ता होती है 1/16 सेकेंड होती है। तो यहाँ पे सही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन है मनुष्य की आँख पीले हरे रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है। पूर्ण जो सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने में आँख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुँचती है, तो इसका कारण क्या होता है? तो अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं, प्रकाश होता है, उसके कारण। किसी तारे का रंग दर्शाता उसके ताप पर। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है धूलकण। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि मैजेंटा रक्ताभ नील लोहित और पीले रंग के 2 वृत्त एक दूसरे को काटते हों तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का जो लाल रंग होगा, यदि सायन हरिताभ नीला और मैजेंटा रक्ताभ नील लोहित रंग के 2 वृत्त एक दूसरे को काटते हों तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का जो रंग हो नीला होगा। तो यहाँ पे 1 और 2 दोनों सही हैं। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंग दैर्घ्य से। सबसे लंबा तरंग दैर्घ्य किसका बनता है? तो लाल रंग का। सबसे कम वेव लेंथ यानी तरंग दैर्घ्य जो होती है प्रकाश होता है बैगनी। और जो दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला रंग होता है वो भी बैगनी ही होता है। नीला प्रकाश, हरा प्रकाश और लाल प्रकाश तथा पीला प्रकाश में से उच्चतम ऊर्जा होती है नीले प्रकाश में। ठीक है, प्रकाश के जो दृश्य वर्णक्रम होते हैं इसमें लाल प्रकाश हरे प्रकाश का अपेक्षा अधिक ऊर्जस्वी होता है। तो लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य हरे प्रकाश के तरंग दैर्घ्य से अधिक होता है। यहाँ पे ए गलत है परंतु आर सही है। सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित हरा, लाल, बैगनी और नारंगी रंग में से सीसा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है लाल रंग। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन। ध्यान रखना, अपवर्तन है। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के जो दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण है अपवर्तन।
ठीक है। क्षितिज के समय जो सूर्य और चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का क्या कारण है? अपवर्तन। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है, तो कुछ बैक्टीरिया के द्वारा प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। ट्रैफिक सिग्नल में लाल रंग का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि तरंगों की जो दैर्घ्य यानी लंबाई होती है वो सर्वाधिक होती है। खतरे का सिग्नल लाल का बनाया जाता है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो यहाँ पे ए आर दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी सही है। कोबाल्ट ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड तथा निकेल ऑक्साइड में से वह जो कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करती है, तो कोबाल्ट ऑक्साइड जो है वो कांच को गहरा नीला रंग प्रोवाइड करती है। ठीक है। आकाश नीला लगता है, क्यों? क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आकाश के नीला दिखने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। इंद्रधनुष के 7 रंगों का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन। सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। तो यहाँ पे आपका 2 नंबर एकदम गलत है। सूर्य के 7 रंगों का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। ये प्रकाश का नहीं, प्रकाश का अपवर्तन पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीत होता है, तो इसका क्या कारण होगा? तो प्रकाश का प्रकीर्णन। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग जो है वो कैसा दिखाई पड़ता है? काला दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है, जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो वो कैसा दिखता है? काला दिखता है। समुद्र नीला प्रतीत होता है जब प्रकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ठीक है। नेक्स्ट है, हमें हरी घास का रंग हरा दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परावर्तित करता है, इसलिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित होती है डाफलर प्रभाव पर। मान लीजिए पृथ्वी से पश्चिमगामी हो रहे एक रॉकेट यान की जो चाल है वो प्रकाश के वेग की 2/10 है। रॉकेट यान में जो स्थित यात्री हैं इनमें जो प्रकाश नीला दिखाई दे रहा है वह पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षकों को दिखाई देगा किस कलर का? पीले रंग का। किसी उत्तल दर्पण द्वारा अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच देते हैं वो अवतल दर्पण को देखिए यातायात संकेत लाल, तो इसको क्रम को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। तो इसके लिए जो भौतिक परिघटनाएं जिम्मेदार हैं वह हैं परिक्षेपण या परावर्तन, अपवर्तन एवं आंतरिक परावर्तन। ठीक है। नेक्स्ट है, नीला हरा पीला तथा लाल में से इंद्रधनुष के मध्य दिखाई देता है हरा। इंद्रधनुष के दोनों सीमांत
वर्णपट्ट होते हैं, बैगनी और लाल। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? किसी भी दिशा में नहीं। एक छड़ी को जल में तिरछी स्थिति में डुबोया गया है। यदि बगल से देखा जाए तो छड़ी छोटी और जल की सतह पर झुकी हुई प्रतीत होती है। तो छड़ी से आने वाला जो प्रकाश है जल अणुओं से प्रकर्णित होकर घड़ी के छोटी एवं झुकी हुई होने का आभास देता है। तो ये सही है, परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि कोई व्यक्ति भरी बाल्टी में पड़े एक सिक्के को देखता है तो उसे सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत निकट लगेगा। तो यदि जल के अंदर कोई व्यक्ति जल तल से ऊपर एक सिक्के को देखता है तो सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर लगेगा। तो इसका क्या कारण है? तो ये है 1 और 2 यहाँ पे दोनों सही है कथनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है अपसारी लेंस यानी अवतल लेंस जैसा। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? व्यक्ति की ऊंचाई का आधा। 1.50 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना खड़ा संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की जो न्यूनतम लंबाई होगी वो कितनी होनी चाहिए? तो 0.75 मीटर, 0.75 मीटर यानी व्यक्ति की लंबाई का आधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं उत्तल लेंस को। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं उत्तल लेंस को। दूरदृष्टि दोष वाले जो व्यक्ति हैं उससे संबंध में सही कथन नहीं है। इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए उपयोग में लिया जाता है नतोदर कनक्लेव अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष जो होता है उसे मायोपिया को ठीक किया जाता है अवतल लेंस प्रयुक्त करके। जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट नहीं दिखता है, बाद में धीरे धीरे कर उससे सब चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। तो पुतली के आकार में परिवर्तन तथा रोडोप्सिन का विरंजक व पुनः विचरण होना तथा आंखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना। ठीक है, पढ़ने में काम आने वाला जो ग्लासेस होता है वह उत्तल लेंस होता है। आँख में संकेंद्रण होता है लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा। सही कथन नहीं है। एक छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टरों द्वारा रोगियों के कान, नाक तथा गले की जांच के लिए प्रयोग में लाया जाता है। खोज बत्ती यानी सर्च लाइट में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वह है अवतल या नतोदर दर्पण। समान फोकस दूरी वाले कांच के 2 लेंस जिसमें एक उत्तल तथा दूसरा अवतल लेंस है एक दूसरे से सटाकर रखे जाते हैं। तो इस युग्म का व्यवहार होगा कांच की समतल चादर जो होती है उसकी भांति। स्पष्ट जो दृष्टि होती है कि न्यूनतम दूरी कितनी होती है तो 25 सेंटीमीटर होती है। आँख के लेंस की जो फोकस दूरी परिवर्तित होती है वो सिलियरी जो मांसपेशियाँ होती हैं उनके शिथिलन का संकुचन से। लेंस की शक्ति मापी जाती है डायोप्टर से। यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की जो दूरी होगी कितनी होगी 50 सेंटीमीटर। धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है 0 डायोप्टर। ठीक है, देखिए F22 1/10 F16 1/125 F8 1/250 एवं F5.6 1/1000 में से कैमरे के जो द्वारक है और कपाट गति का जो सहयोग अधिकतम उद्भाषण होने देगा वह है F22 1/60। आँख के रेटिना की जो परंपरागत कैमरा के जिस भाग में तुलना की जा सकती है वह है फिल्म। मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह है दृष्टिपटल यानी रेटिना पर। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परिवर्तित करता है। एक रंगीन टेलीविज़न में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं, लाल, हरा व नीला। जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का जो रंग होता है वह सफ़ेद। काला, हरा, लाल तथा नीला में से प्राथमिक रंग नहीं है काला। 3 मूल रंग हैं नीला, हरा और लाल। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या होती है 7। सूर्य के प्रकाश में उपस्थित रंगों के संदर्भ में हरा, भूरा, लाल तथा नीला रंगों में से विषम है भूरा।
निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। गोधूली से सूर्य का माप, उषा काल में सूर्य का रंग, उषा काल में चंद्रमा का दिखना, आकाश में तारों का टिमटिमाना, आकाश में ध्रुव तारे का दिखना। तो यहाँ पे 1, 2 और 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण। ठीक है, कथन ए है कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता है। कारण है कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता है। तो इसलिए यहाँ पे कारण और कथन दोनों सही है, ए आर दोनों सही है, इसकी स्पष्टीकरण भी सही है। अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा को ऐसा सुझाया जाता है कि राष्ट्रीय लक्ष्य बनाना चाहिए। SBSP की आपूर्ति वर्ष में बिना रुके 99% है और इसके अलावा ऊर्जा की जो बहुतायत में उपलब्धता है, दोनों ए आर दोनों सही है, इसकी स्पष्टीकरण भी सही है। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचें। धन्यवाद।